हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये हमारा फोर्थ वाला टॉपिक है, फोर्थ पार्ट है। मैंने सारे पार्ट्स में कोशिश की है कि एक कंप्लीट टॉपिक खत्म हो। इससे पहले जो मैंने 3 पार्ट्स दिए हैं, स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स बेसिक्स और थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि IUPAC नेमिंग्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कैसे करते हैं। बेटा, इतना सारा आपने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी अभी कुछ परसेंट टॉपिक बाकी है। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से टॉपिक्स? कुछ हटके टॉपिक्स। आप कहेंगे सर ये टॉपिक्स उस वाले लेक्चर में क्यों इंक्लूड्स नहीं हुए थे? उनमें इंक्लूड्स नहीं करने थे, ये अलग से ही कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहले आता है बेटा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। 2 चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले देखना है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स ये क्या होते हैं बेटा? फ्लेक्सीडेंटेड जैसा नाम है ना, फ्लेक्सिबल। जरूरत पड़ेगी तो ये कभी कभी 2 डोनर इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 पेयर्स को शेयर कर लेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो कभी कभी एक ही शेयर करेंगे। उनकी डेंसिटी 2 भी हो सकती है, उनकी डेंसिटी 1 भी हो सकती है। कैसे देख लेते हैं। जैसे मतलब ये अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। अकॉर्डिंगली लिगेंड्स व्हिच कैन बी जनरली यू कैन से फ्लेक्सिबल, they can have their denticity of sometimes monodentate and sometimes didentate. So the ligands which worked as monodentate ligand or bidentate लिगेंड्स, सो बेटा ये कभी कभी मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह काम करेंगे और कभी कभी बाइडेंटेट लिगेंड्स की तरह काम करेंगे। तो शॉर्ट में आप ऐसे लिख लीजिए इसको। कैसे लिख लीजिए? फ्लो चार्ट में लिगेंड्स एज मोनोडेंटेट and ligand as didentate। तो मोनो की तरह भी काम करेंगे और डाइडेंटेट की तरह भी काम करेंगे। फ्लेक्सिबल है ना। एग्जाम्पल CONH3(5SO4)। ये मैंने लिया एक कोई कंपाउंड, बाहर लगा दिया Cl। बेटा आपको मालूम है कि ये जो कोबाल्ट है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होगा या 6 होगा। यहां पर कितना आ रहा है? NH3(5) प्लस SO4 ओनली 1, यानी ये SO4 अपना 1 लोन पेयर ही केवल शेयर कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में SO4 यहां पर मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? मोनोडेंटेट लिगेंड। ये मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह काम कर रहा है। अगर इसी को हम दूसरा फॉर्मूला बना दें तो आप देखना, जैसे मैंने लिखा CONH3(4SO4) और बाहर लिख दिया Cl। अब आप देखो इसको 5 + 1 कितना था? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। इसका देखो 4 + 1 कितना हो रहा? 5। होना कितना चाहिए? 6। मैंने आपको बताया या तो 4 होगा या 6 होगा। तो यहां पर 4 + 1 5 ही तो हो रहा। ऐसा नहीं है 5 हो रहा। यहां पर ये डाइडेंटेट या बाइडेंटेट की तरह काम कर रहा है। यहां पर ये बाइडेंटेट की तरह काम कर रहा है, इसलिए ऐसे लिगेंड फ्लेक्सिबल लिगेंड्स कहलाते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है। कौन कौन से? CO3 भी बिल्कुल सेम काम करेगा। तो ये लिगेंड्स जब समय आने पर मोनोडेंटेट भी काम करें और समय आने पर बाइडेंटेट की तरह काम करें, इनको कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो क्लासिफिकेशन
ऑफ लिगेंड्स। बच्चों, लिगेंड्स को क्लासिफाई करने के लिए आपको दो फॉर्म पढ़ने पड़ेंगे। एक तो उसका नॉर्मल या क्लासिकल लिगेंड्स होता है नाम, नॉर्मल या क्लासिकल लिगेंड, और एक होता है जो दूसरा वाला है नॉन क्लासिकल या पाई एसिडिक या पाई एसेप्टर लिगेंड। नॉन क्लासिकल या पाई एसिडिक या फिर पाई एसेप्टर लिगेंड्स, ये दो तरह के लिगेंड्स होते हैं। कभी कभी आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्मल या क्लासिकल लिगेंड्स क्या होते हैं, या फिर वो पूछेगा कि जो दूसरे तरह का लिगेंड्स है आपके पास, नॉन क्लासिकल या पाई एसिडिक लिगेंड्स क्या होते हैं, इनको बेटा बताना है। तो बेटा जो नॉर्मल क्लासिकल लिगेंड्स है उसमें क्या होगा, ये हमारे पास मेटल है, मेटल का ये पूरा का पूरा ऑर्बिटल एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल। ये हमारे पास लिगेंड है, लिगेंड का ये पूरा ऑर्बिटल फिल है, ये देखो ये ऑर्बिटल फिल है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए मेटल को, तो इसको क्या लिखेंगे, फिल्ड, फुली फिल्ड ऑर्बिटल। तो बेटा इसने क्या किए, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को इसको प्रोवाइड किया, इसने प्रोवाइड किया इसको, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ने प्रोवाइड किया। तो ये फुली फिल्ड को मैंने ऐसे दिखा दिया। तो जब लिगेंड फुली फिल्ड हो, मेटल का ऑर्बिटल खाली हो, लिगेंड अपने लोन पेयर को मेटल को प्रोवाइड कर दे, तो बेटा ऐसे केस में ये कौन सी बॉन्डिंग होगी, यहां पर सिग्मा बॉन्डिंग होगी। सभी जानते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक तरह का सिग्मा बॉन्ड्स, तो यहां पर सिग्मा बॉन्डिंग होगी। एग्जाम्पल कैसे, जैसे H2 है, Cl है, Br है, H2O, Cl, Br एटसेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल है, नॉर्मल, जो अभी तक अपन लोग पढ़ते हुए आए हैं। तो यहां पर अपन इस लिगेंड्स में क्या लिखेंगे, यहां पर लिख दो लिगेंड्स, और इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि मेटेलिक ऑर्बिटल वैकेंट एंड ligands provides लोन पेयर। तो लाइगेंड्स ने लोन पेयर दिया, ऐसे ही तो अभी तक अपन देखते आए, तो ये तो कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है। अब बेटा जरा दूसरे तरह के लिगेंड्स पर बात कर लो। कैसा, मेटल का लिगेंड्स, अब यहां पर कहानी उल्टी होगी, मेटल्स के पास तो फुली फिल्ड है, मेटल का जो ऑर्बिटल है वो कैसा है, फुली फिल्ड है। उल्टा हो रहा मामला, देखो उल्टा हो रहा मामला, ये है फुली फिल्ड मेटेलिक ऑर्बिटल मेटल का। अब लिगेंड्स का खाली है, लिगेंड्स का जो ऑर्बिटल है ये कैसा है, खाली है। तो लिगेंड्स का है एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड्स। अब क्या होगा भाई, जब मेटल का ऑर्बिटल भरा है, लिगेंड्स का अगर ऑर्बिटल खाली है, तो कौन सा ऑर्बिटल खाली होगा, ये आप बॉन्ड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पहले भी पढ़ चुके हो, केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, LCO थ्योरी आपने सारी पढ़ी होगी। तो ये जो ऑर्बिटल है लिगेंड्स का, ये कौन होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बेटा अगर मान के चलिए मेटल अब उल्टा काम कर रहा है, यहां पर सबसे पहले क्या हुआ था, लिगेंड्स ने अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दिया था, लिगेंड्स ने अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड किया, किसको, मेटल को किया। दूसरी बार में क्या हो रहा है कि मेटल का जब ऑर्बिटल भर चुका, तो उसी लिगेंड्स का जो खाली ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग का था, वो उनको वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होगा। तो यहां अब उल्टा हो रहा, मेटल क्या हो रहा है, यहां पर डोनर हो गया, मेटल डोनर, और लिगेंड क्या हो गया यहां पर, एक्सेप्टर।
ऐसे केस में उल्टा हो गया। तो बेटा ऐसे केस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स को याद रखना है जो बनाते हैं, CO, CN, ठीक है, इनको, ये खासतौर से NO2 भी ऐसा काम करता है, NO2 एक्सेट्रा। तो बेटा दो तरह से, या तो मेटल का ऑर्बिटल खाली होगा तो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। अब उसी लिगेंड्स का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होगा वो वापस से क्या करेगा, पाई, देखा है यहां पर, पाई एसिडिक इलेक्ट्रॉन को वापस से अपने ऑर्बिटल में लेना। पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मेटल का जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है उससे एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्युपाई करने की कोशिश करेगा, और ऐसी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, इसको याद रखना। ऐसी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। और इसके बाद ये तो आपने कंप्लीट कर लिया होंगे, लिख लिया होगा कि जरूरी नहीं कि लिगेंड्स ही मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें, लिगेंड्स का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मेटल के भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। और ऐसी कंडीशन में यहां पर पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है और ये बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हो जाती है। इस तरह की लिगेंड्स को कहते हैं नॉन क्लासिकल, क्लासिकल नहीं है, उल्टा काम कर रहे हैं, या फिर एसिडिक, या फिर पाई एक्सेप्टर, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले, ठीक है ना, पाई एक्सेप्टर। ये एम्प्टी थे, ये भरे हुए थे। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। वो क्या है, जो बच्चों को सब सामने आता है ना तब समझ में आती कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था। साइनर्जिक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग आपसे पूछा जाएगा सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है। तो बेटा लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने ही पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा। वो कोई लिगेंड है, उसने इलेक्ट्रॉन को मेटल को दे दिया तो उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। जब वो उतना ही पॉजिटिव होगा तो उतनी ही ताकत से जो अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे उनमें उनसे इलेक्ट्रॉन वापस लेने की कोशिश करेगा। तो जितना ज्यादा बॉन्ड सिग्मा बनेगा पहले वाले केस में, उतना ही ज्यादा पाई भी स्ट्रांग बनने लगेगा। भाई मैंने आपसे क्या कहा कि लिगेंड्स ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए, आपने कहा जी सर बिल्कुल दिए, ठीक है, लिगेंड्स ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए। जब मेटल का ऑर्बिटल पूरा भर गया था तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल था वो वापस इसके ओवरलैपिंग करने की फिराक में आ जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। आपका एग्जाम्पल ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन से उतनी टाइटली बॉन्ड नहीं बना पाती जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेती है, और यही कारण है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बॉडी में जाती है तो डेथ हो जाती है अगर ज्यादा क्वांटिटी में चली जाए। क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड अपनी हीमोग्लोबिन के आयरन के साथ मजबूत बॉन्डिंग कर लेती है, जबकि उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं वो नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कैसे। मान के चलो हमारी ब्लड है, ये ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है Fe++, ओके। अब इस Fe++ ये मेटल है और लिगेंड्स क्या है अपने पास, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कैसे काम कर रहा है, लिगेंड, और ये कैसा काम कर रहा है, मेटल। लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ठीक है साहब, इसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। जब इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए तो मेटल का ऑर्बिटल फिल्ड हो गया, इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल उन्हीं इलेक्ट्रॉन को वापस खींचने लगेगा, और अब एक बॉन्डिंग और होगी, इसको कहेंगे पाई बॉन्डिंग और इसको कह रहे थे सिग्मा बॉन्डिंग। तो बेटा देखो हुआ क्या इस केस में, पहले उसने इलेक्ट्रॉन दिए, फिर इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो डबल बॉन्डिंग नहीं दिख रही यहां पर, एक बार ये सिग्मा हो गया, एक बार ये पाई हो गया, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो गई। इसलिए अपने अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है तो ज्यादा टाइटली बॉन्डिंग करती है, जितने टाइटली बॉन्डिंग ऑक्सीजन नहीं कर पाती उतना टाइट बॉन्डिंग ये होता है। ऑक्सीजन के केस में जानते हो क्या होता है, बताता हूं। ऑक्सीजन के केस में ये होगा कि ब्लड, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर Fe। अब यहां से क्या कर रहा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने यहां से दिया, ये दिया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये वापस इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं पा रहा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन वापस लेने की कैपेसिटी नहीं है। ये आप ऑर्बिटल थ्योरी में जानते होंगे किसके पास कितने एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं और कैसे होते हैं।
तो यहां से वापस बॉन्डिंग नहीं बनेगी, इसलिए बेटा ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ये क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ये है वीक बॉन्डिंग। और ये क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये कैसी है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बंदे के अंदर ज्यादा ताकत से जुड़ जाती है, और वही कारण है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के इस तरह से बाइंड होने की वजह से ही इंसान की मौत हो जाती है। इस चीज को याद रखना है। तो ये अपन ने देख लिया। इसी तरह से बेटा एक और एग्जांपल आप जानते होगे, साइनाइड वाला। पोटेशियम साइनाइड बॉडी के अंदर, या साइनाइड्स के कंपाउंड जब बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो कितनी जल्दी मौत हो जाती है। कारण क्या है कि साइनाइड भी वही काम करता है जो मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिया, वही काम साइनाइड का है। तो साइनाइड भी उसी ताकत से अंदर चला जाता है। अब एक एग्जांपल, हाउ वी कैन रिमूव द पॉइजन एलिमेंट्स लेड फ्रॉम द बॉडी। ये एक बायोलॉजिकल क्वेश्चन है, नॉर्मली बता रहा हूं कैसे याद रखना। तो बेटा जो हम लोग ईडीटीए लेते हैं, ईडीटीए जानते होगे, इथाइल डाई, जानते हो? ईडीटीए आपको बता देता हूं, कई लोग जानते नहीं होंगे। ईडीटी इथाइल डाइमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स है ये लेड को गेन करता है। तो ईडीटीए को इसके जो कंपाउंड्स हैं डॉक्टर वो प्रोवाइड करता है, लेड उससे चिपक जाता है और एक्सक्रीशन से ही क्या होता है बेटा? बाहर निकल जाता है। तो ईडीटीए यूज होता है बॉडी में लेड को हटाने के लिए। पर अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है, आपको समझाना है कि ये जो क्वेश्चन है उसमें पर्टिकुलर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। क्वेश्चन है पीटी, या यहां पर है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट इन, या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीटी इन। तो किसमें? एग्जाम्पल है प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस, ठीक है, अमाइन होल ट्वाइस Cl2, एक इसके साथ है PtCl4। आपको ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। बेटा अगर आप यहां पर अमाइन को 0 मान लोगे, क्लोराइड को -2 मान लोगे, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा हो रहा? -2। यहां पर Cl को -1 × 4 करोगे तो क्या हो रहा? -4। अब मुझे बताओ, -2 और -4 क्या आपस में कभी जुड़ सकते हैं? आप कहेंगे सर कभी नहीं जुड़ सकते। तो फिर क्या करें भाई? इनको ये दो, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, दो कंपाउंड आपस में जुड़े हैं तो 100% एक के पास कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा और एक के पास कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा। ये आपको प्रूव करना है, लेकिन यहां से तो प्रूव ही नहीं हो रहा। यहां से तो प्रूव नहीं हो रहा कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। जब एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, तभी वो जुड़ेंगे, नहीं तो जुड़ने के चांसेस नहीं है। आइए बताता हूं ऐसे कैसे है ये। तो यहां पर आपको याद रखना है बच्चों, यहां पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जूम करके चलना पड़ेगा, कितना? 4 होता ही है। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने कितना माना? 4। अब इसका कितना होता है? चार्ज 0, इसके ऊपर कितना है? -2। अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करें, +4 -2, तो बचा कितना? आप बताइए कितना बचा? यहां पर +2 बचा। अब यहां पर आ जाएंगे, यहां पर क्या है भाई साहब? यहां पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। और यहां पर Cl कितना है? 1, 4 × -1, तो यहां पर कितना हो गया? +2 एंड -4। अगर हम बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2। तो +2 और -2, अब तो बन गया चार्ज कि नहीं बन गया? ये +2, ये -2, इस वजह से अट्रैक्टेड हैं। तो अब इसका IUPAC नाम लिख के बताओगे? पहले तो इतना SS ले लेना, फेयर कर लेना इसको। अब इसका IUPAC नाम आप बताइए, क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका?
चलो देखते हैं इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। इसका आईयूपीएसी नेम होगा डाईअमाइन डाईक्लोराइड। देखो ये कौन सा था कॉम्प्लेक्स बेटा, ये था पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, और ये कैसा हो गया नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का नाम क्या लिखोगे, डाईअमाइन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम 4। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकाली थी अपन ने 4। फिर इसका लिखना पड़ेगा। अब ये एनाइनिक है तो क्या लिखेंगे, एनाइनिक लिखेंगे इनको प्लेटिनेट, तो टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड, ये इसका नाम हो जाएगा प्लेटिनेट सेकेंड। क्यों, इसकी ऑक्सीडेशन यहां पर निकल रही 2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर निकल रही है 4 होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पर बेटा हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या व्हाट इज EAN, ये क्वेश्चन। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो बेटा एक बात याद रखना, किसी कॉम्प्लेक्स में हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम या आयन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एटम या आयन प्लस माइनस ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लस माइनस याद रखना, ये दोनों हैं प्लस माइनस, प्लस भी माइनस। अभी बताते हैं कैसे। प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। नोट कर लो, पूरा दिख रहा है बेटा, एक बार चेक कर लो बोर्ड में पूरा। हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। पूरा लिख दो, दिख रहा है यहां से, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा ये प्लस माइनस क्या है, ये प्लस माइनस है कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन यहां पर टोटल नंबर ऑफ, अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी प्लस में आ गई तो उतना कम कर देना, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की नेगेटिव में आ गई तो उतना उसमें जोड़ देना। एग्जाम्पल से सॉल्व करें, चलो एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं कैसे आया होगा। सो इसका पहले तो आप फटाफट इसको नोट कर लो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों आया, क्योंकि 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, इसलिए 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर लिया गया है। इस चीज को याद रखना। दूसरी चीज, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मस्ट बी कितना, 2, 8, 10, 36 डॉट डॉट डॉट, मतलब डॉट 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 क्या डॉट 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 नहीं, यहां पर है इक्वल टू द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इफेक्टिव मतलब ये इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर
अगर सेंट्रल मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो वो हो ही नहीं सकता। याद रखना, हो ही नहीं सकता। मतलब सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देखो, बड़ी अच्छी तरह से देखो, और देखने के बाद उसके अंदर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। अगर वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाए तब तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है, और नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक, एग्जाम्पल लिखिए, NiCO4 NiCO4 में Ni का एटॉमिक नंबर विल बी गिवन टू यू 28 होता है 28, याद रखना। थोड़ा लिखो इसमें, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर 28 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। अब भैया यहां पर कार्बोनाइल है, इसकी तो 0 होती है, तो हम कुछ लिखेंगे ही नहीं, यानी 2 इंटू कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनना है 4, यानी 4 2 जा 8। अगर हम 28 में 8 जोड़े कितना हो रहा 36, तो 36 इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया, मतलब दैट विल एग्जिस्ट 100%। दिस इज करेक्ट फॉर्मूला। NiCO4 इज करेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि देखिए इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया 36। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल निकालते हैं। इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाना, और आई होप कि बहुत जल्दी ये एग्जाम्पल हमारा सॉल्व होगा। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल लिख लीजिए, CrNH3 होल 6 CrNH3 होल 6 Cl3। दिस इज द एग्जाम्पल। इन दिस एग्जाम्पल यू हैव टू कैलकुलेट, क्या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो चलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? तो हमें केवल इतना बताना है कि दिस कंपाउंड विल एग्जिस्ट और नॉट। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो बेटा यहां पर आप देखो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले क्रोमियम के पास आपको पता करना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 24। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, Cl कितना आ रहा है 3, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी आप खुद सोचो, +3 हो जाएगी। यहां पर 3 है, तो अब मैंने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही इसकी +3, उतने ही इलेक्ट्रॉन घटाना है, माइनस करना है। अगर प्लस में आए तो माइनस कर दो, माइनस में आए तो प्लस कर दो। तो 24 माइनस 3 प्लस 2 इंटू लिगेंड्स कितने दिख रहे हैं आपको 6। तो आप जरा कैलकुलेट करो, 24 में से 3 चले गए, कितने बचे 21। ठीक, प्लस 6 दूनी 12, 12 और 1 13, गड़बड़ हो रहा है। कितने हो गए यहां पर 2 और 1 3, और 2 और 1 3, 33। क्या ये इनर्ट गैस से मैच हो रहा है? बताओ। इनर्ट गैस से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक अनस्टेबल स्पीसीज है, या फिर आप ये कह सकते हो कि सर ये स्पीसीज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। याद रखना 33 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका आ रहा है, नॉट स्टेबल स्पीसीज। ये याद रखना। एक एग्जाम्पल और करिए, कैलकुलेट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, कितने कितने इलेक्ट्रॉन हूं 2 10 18 36 54 86 118। ये सब इनर्ट गैसेस की सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है, स्टेबल होते हैं। जरा कैलकुलेट करेंगे, किसको कैलकुलेट करेंगे? चलो बताता हूं आपको। कैलकुलेट करिए VCO6। अब आपको बताना है यहां पर ये स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करें भाई, सबसे पहले वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। इट विल बी गिवन टू यू 23 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रही है, 2 इंटू 6 कर दो, 6 दूनी 12, यानी 12 13 14 15 25 और 35, कितना हो गया इसका 35। अब देखो आप 35 यहां पर हो गया, तो 35 क्या होना चाहिए यहां पर? ऐसी स्पीसीज तो स्टेबल करेगी नहीं, या तो हम इसको ऐसे किसी कारण से बना दें VCO6 -1। ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया,
जब बेटा इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो खुद रिड्यूस हुआ, क्या हुआ, सेल्फ रिड्यूस्ड। ये खुद इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद रिड्यूस हुआ और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इट विल ऑक्सीडाइज्ड टू अदर एलिमेंट। तो हुआ क्या, अच्छा क्या बन गया ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। इस बात को याद रखना। अगर ये ऐसा होता या ऐसा हो जाए तो स्टेबल होगा। 35 में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो भाई साहब, 36 हो जाएंगे, तो यहां पर ये स्टेबल हो जाएगा। और यही कारण है, इसको बोलेंगे सेल्फ रिड्यूस। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये सेल्फ रिड्यूस हो गया। सेल्फ रिड्यूस, इट विल ऑक्सीडाइज टू अदर एलिमेंट। जो रिड्यूस हो गया वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी इसके पास अच्छी प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, दिस इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट कर लो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर बेटा है, ठीक है। अब एक तरीका और है, आप अगर ऐसे नहीं बना रहे हैं, ऐसे आप इसको नहीं दिया है या ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि भाई ऐसे भी बन सकता है, तो एक तरीका और है इसको बनाने का। इसको स्टेबल करने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसके दो मॉलिक्यूल्स को ले लेते हैं, टेकिंग टू मॉलिक्यूल्स। देखो, यूजिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ VCO6। कैसे, एक VCO6 मैंने यहां लिखा और एक VCO6 मैंने यहां लिखा। बेटा इस मेटल मेटल की बॉन्डिंग कर दो। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 35। एक शेयर करेगा तो कितने हो जाएंगे, 36। इसके पास कितने थे, 35। एक शेयर करेगा तो कितने हो जाएंगे, 36। तो ऐसी स्पीसीज ये 100% बनेगी। सो नाउ यू कैन से V2CO12। ये है V2CO12। दिस इज द स्टेबल स्पीसीज, क्योंकि इसमें मेटल मेटल की बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर हो गया और 35 से 36 उसने कर लिया। और ऐसी स्पीसीज को हम लोग डाई न्यूक्लियर स्पीसीज कहते हैं। कुछ होती मोनो न्यूक्लियर, ये डाई न्यूक्लियर स्पीसीज है। लिख दे रहा हूं, डाई न्यूक्लियर स्पीसीज। ये डाई न्यूक्लियर स्पीसीज है और ये क्या है, स्टेबल है। जबकि ये कैसी थी, अनस्टेबल थी। तो बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने 36 पहुंचा दिया ना कि, तो अब जब आपने 36 नोबेल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहुंचा दिया तो वैसे ही स्टेबल हो गया। क्लियर हो गया ना बात। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करिए नीट 2018 का। हालांकि मैंने ये जितने क्वेश्चन लिए हैं लगभग 17-18 क्वेश्चन इसमें से, बट वो हर एक क्वेश्चन खास तौर से नीट का एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना। अगर आप इसके टोटल एग्जाम्पल्स को काउंट करेंगे तो 17-18 एग्जाम्पल्स जो आपको ये मिल रहे हैं, ये सारे कॉम्पिटिटिव क्लासेस के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा नहीं है IIT वगैरह एग्जाम में नहीं आते, उनमें भी आए। आप पुराने पेपर्स उठा के देखिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, MnCO6 का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। MnCO6 का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। Mn का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 25। चलो निकालते हैं। तो इसको लिखा 25, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो 2 × 6 कितना हो गया, 25 + 12 37 हो गया। ये तो कितना हो गया, 37। यार हमें तो चाहिए था 36, ये तो अनस्टेबल हो गया। रिक्वायर्ड है 36 की। अब क्या करें, ये क्या करेगा, ये स्पीसीज MnCO6 एक पॉजिटिव बनाएगा। मतलब एक पॉजिटिव को कहीं से अरेंज करेगा, और ये पॉजिटिव कब आएगा, जब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो अगर हमने ये लिख दिया तो एक कम हो जाएगा और ऐसी स्पीसीज का हो जाएगा एटॉमिक नंबर 36। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया 36 और ये हो जाएगी स्टेबल। सो यू कैन राइट दिस टाइप ऑफ स्पीसीज ऑल्सो।
आप लिख सकते हैं। अगर उसने क्वेश्चन पूछा कि ये स्पीसीज क्या स्टेबल है, और अगर ये स्पीसीज स्टेबल नहीं है तो आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सी स्टेबल है? हो सकता है एक के ऊपर माइनस चढ़ा हो, यहां पर हो सकता है न्यूट्रल हो, 2 प्लस चढ़े हो, 3 प्लस चढ़े हो। तो हमें ऐसा निकाल के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और 1 प्लस वाले को टिक कर देना है कि दिस इज द करेक्ट आंसर। नीट 2018 का क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और दैट क्वेश्चन इज, मैं बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। क्वेश्चन इज FeCO होल 5 इज टेट्रान्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर, डाई न्यूक्लियर या ट्राई न्यूक्लियर? FeCO होल 5 नीट के सवाल चल रहे हैं, नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? FeCO होल 5 ये है आपके पास। वो पूछ रहा है ए मोनोन्यूक्लियर, बी डाई न्यूक्लियर, सी ट्राई न्यूक्लियर एंड डी टेट्रा न्यूक्लियर। क्या है? बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके। निकालते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर पता है 26 कार्बोनाइल है 0, तो 2 × 5 26 और 10 अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 36। अरे वाह, कितना सिंपल सवाल नीट में दे दिया। 36 यानी इसको 2-2 मॉलिक्यूल जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मोनोन्यूक्लियर वैसी होगी। देख लीजिए 36 आ गया इसका वैसे ही। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मोनोन्यूक्लियर स्पीसीज ये यहां पर बच्चों बना रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ये भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस का एग्जाम्पल है कि आप बताना है CO होल 4 ये कौन सी स्पीसीज है? CO होल 4। इसको भी वही सेम एग्जाम्पल है। आपको बताना है मोनोन्यूक्लियर है, बाई न्यूक्लियर है, ट्राई न्यूक्लियर है। तो आपको ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। आपको पता होगा कार्बोनाइल, यहां पर कोबाल्ट है, ये कार्बोनाइल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि ये मोनो है, डाई न्यूक्लियर है, ट्राई न्यूक्लियर है या फिर टेट्रा न्यूक्लियर है। ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं। और एक छोटा सा लेक्चर जो इसका लास्ट बनेगा उसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वर्नर्स थ्योरी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।